नमस्कार। हम यहाँ पर्सनालिटीज की बात नहीं करते, हम सिस्टम्स की बात करते हैं। क्योंकि चुनाव असल में सुशासन की एक इंजीनियरिंग समस्या है। हम डेटा में पैटर्न खोजते हैं ताकि ये समझ सकें कि जमीन पर लोग वाकई क्या महसूस कर रहे हैं। आज हम हरियाणा की इसराना विधानसभा सीट के आंकड़ों के जरिए यही समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के मतदाता क्या संदेश दे रहे हैं। तो आज इस विश्लेषण को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम जमीन की नब्ज को समझेंगे कि वहां के असल मुद्दे क्या हैं। फिर 2024 के चुनावी उलटफेर के आंकड़ों में उतरेंगे। इसके बाद हम इस नतीजे के पीछे की वजहों का मतलब सिस्टेमिक फोर्सेस का विश्लेषण करेंगे। चौथा, हम इसराना के पुराने चुनावी इतिहास को देखेंगे कि क्या ये कोई नया ट्रेंड है। और आखिर में इन सब लर्निंग से शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जमीन की नब्ज को समझना। देखिए, इसराना हरियाणा के पानीपत बेल्ट में एक ग्रामीण आरक्षित सीट है। किसी भी राजनीति को समझने से पहले वहाँ के लोगों को, उनकी जमीन को और उनके रोज की चिंताओं को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ की राजनीति को समझने के लिए हमें पहले लोगों की बुनियादी चिंताओं को पकड़ना होगा, जो सीधे सीधे जमीन से जुड़ी हैं। यहाँ राजनीति हवा में नहीं होती, वो खेतों की मिट्टी, पानी की किल्लत और गांवों की सड़कों की हालत से तय होती है। यहाँ का वोटर हर रोज इन सच्चाइयों से जूझता है और इन्हीं के आधार पर अपना फैसला सुनाता है। तो जब हम इसराना के गांव में जाते हैं तो कौन सी बातें बार बार उठकर आती हैं? पानी की भारी कमी, फसलों का सही दाम न मिलना, टूटी फूटी ग्रामीण सड़कें, युवाओं के लिए रोजगार की कमी और बिजली का कोई भरोसा नहीं। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगी की रोजमर्रा की हकीकत है और यही वो असल चीजें हैं जो वोटर के मन को तय करती हैं। और यहीं पर एक जरूरी बात आती है। एक लोकतंत्र में किसी भी सार्वजनिक बहस की एक सीधी जिम्मेदारी होती है लोगों के सम्मान का ध्यान रखना और उनकी असली समस्याओं का हल निकालना। बहस तथ्यों पर होनी चाहिए और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना होना चाहिए। चलिए अब आते हैं विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर, 2024 का बड़ा उलटफेर। देखते हैं कि 2024 के चुनाव के आंकड़े हमें इसराना के बारे में क्या कहानी बताते हैं। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। आइए इनमें गहराई से उतरते हैं। ये स्लाइड अपने आप में दो अलग अलग चुनावों की पूरी कहानी है। 2019 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 20,000 से ज्यादा वोटों के एक बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी और सिर्फ 5 साल बाद 2024 में वही पार्टी लगभग 14,000 वोटों से हार गई। वोट शेयर देखिए, 48.2% से गिरकर सीधा 41.4% पर। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। जहां कांग्रेस का वोट गिरा, वहीं बीजेपी के वोट शेयर में एक जबरदस्त उछाल आया। 2019 में जो 32.5% था, वो 2024 में बढ़कर 52.1% हो गया। ये लगभग 20% का एक बहुत बड़ा स्विंग है। तो सवाल ये उठता है कि ये वोट आखिर आया कहाँ से? ये डैशबोर्ड तस्वीर को और भी साफ कर देता है। एक बात पर ध्यान दीजिए, वोटिंग प्रतिशत यानी टर्नआउट लगभग उतना ही रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग वोट डालने नहीं निकले, लोग निकले। लेकिन जहां कांग्रेस को मिले कुल वोटों की संख्या घट गई, वहीं बीजेपी के वोटों में एक भारी बढ़ोतरी हुई। ये उदासीनता नहीं थी, ये एक सचेत, एक कॉन्शियस शिफ्ट था। और इस कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प किरदार है 2019 की तीसरी पार्टी जेजेपी। उस चुनाव में जेजेपी के उम्मीदवार को करीब 14% वोट मिले थे। इन वोटों ने क्या किया? इन्होंने कांग्रेस विरोधी वोटों को बीजेपी और जेजेपी में बांट दिया और इस बंटवारे का सीधा फायदा कांग्रेस को मिला। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे एक तिकोना मुकाबला नतीजों को पूरी तरह बदल सकता है। और यहीं 2024 का सारा खेल छिपा है। जब 2024 का चुनाव एक सीधी आमने सामने की लड़ाई बना, तो वो वोट जो पहले जेजेपी को गए थे, वो एक जगह इकट्ठा हो गए और आंकड़े साफ दिखाते हैं कि ये वोट मुख्य रूप से बीजेपी के खाते में गया, जिससे सत्ता विरोधी लहर एक ही पार्टी के पीछे मजबूती से लामबंद हो गई। तो अब तक हमने देखा क्या हुआ, अब हम चलते हैं क्यों हुआ की तरफ। हम यहाँ किसी व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, हम उन व्यवस्थागत ताकतों, उन सिस्टेमिक फोर्सेस का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने इस नतीजे को शक्ल दी, क्योंकि राजनीति व्यक्तियों से ज्यादा व्यवस्थाओं से चलती है। हमारे विश्लेषण में इस चुनावी उलटफेर के पीछे 3 मुख्य ताकतें काम कर रही थीं।
पहली, इनकम्बेंट फिटीग यानी मौजूदा विधायक के प्रति थकान। दूसरी, तीसरी पार्टी का न होना, जिसकी हमने अभी बात की। और तीसरी, राज्य भर में चल रही एक लहर का असर। इसराना में एक बहुत मजबूत पैटर्न देखने को मिलता है। 2009 में इस सीट के बनने के बाद से आज तक कोई भी विधायक लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत पाया है। यहाँ का वोटर हर 5 साल में अपने प्रतिनिधि को बदल देता है। ये एक साफ संदेश है कि यहाँ के लोग लगातार परफॉर्मेंस और जवाबदेही चाहते हैं। और देखिए, स्थानीय चुनाव कभी भी पूरी तरह से स्थानीय नहीं होते। 2024 में पूरे हरियाणा में बीजेपी की एक मजबूत लहर थी। इस राज्यव्यापी लहर का असर स्थानीय उम्मीदवारों पर भी पड़ता है। जब एक बड़ी लहर चल रही हो तो किसी एक उम्मीदवार के लिए उसके खिलाफ तैरकर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अब अपने विश्लेषण को और गहरा करते हैं और इसराना के लंबे समय के चुनावी इतिहास को देखते हैं। ये डेटा हमें बताएगा कि इस सीट का असली डीएनए क्या है। क्या ये बदलाव एक बार की घटना है या एक गहरे पैटर्न का हिस्सा है? इस टाइमलाइन को देखिए, पैटर्न एकदम साफ है। 2009 से लेकर अब तक विजेताओं का एक लगातार बदलता क्रम है। एक पार्टी जीतती है और अगले चुनाव में हार जाती है। ये साबित करता है कि इस सीट की वफादारी किसी एक पार्टी के साथ नहीं है। यहाँ का वोटर किसी सिंबल से नहीं बंधा है। और ये बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। लंबी अवधि का ट्रेंड यही है, अस्थिरता। हर चुनाव में वफादारियां फिर से बदल जाती हैं। इसका मतलब साफ है कि इसराना का मतदाता किसी पार्टी के प्रति नहीं, बल्कि अपने मुद्दों के समाधान के प्रति वफादार है। उसे नतीजे चाहिए। इसराना के नतीजे को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखना भी जरूरी है। 2024 में बीजेपी ने हरियाणा की 17 अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों में से 8 पर जीत हासिल की। इससे पता चलता है कि इसराना में जो हुआ वो कोई अकेली घटना नहीं थी, ये राज्य भर में एक बड़े राजनीतिक बदलाव का हिस्सा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस अस्थिरता के चक्र को, इस वॉलेटिलिटी के साइकिल को तोड़ा कैसे जा सकता है। अब हम सिर्फ विश्लेषण से आगे बढ़कर एक ब्लूप्रिंट की बात करते हैं, एक ऐसे रास्ते की जिससे कोई भी राजनीतिक संगठन लोगों का स्थायी विश्वास जीत सकता है। इसके लिए एक नए जन केंद्रित मॉडल की जरूरत है। पहला, कम्युनिटी इंगेजमेंट, मतलब सिर्फ चुनाव के मौसम में नहीं, बल्कि पूरे साल 365 दिन लोगों के बीच रहना और उनके स्थानीय मुद्दों को सुनना। दूसरा, ग्रीवियंस रिड्रेसल, पार्टी ऑफिस को सिर्फ एक कैंपेन सेंटर से बदलकर एक नागरिक सेवा केंद्र बनाना होगा। तीसरा, प्रूफ ऑफ वर्क, मतलब सिर्फ वादे और भाषण नहीं, बल्कि उठाए गए और हल किए गए मुद्दों का एक पब्लिक डैशबोर्ड दिखाना। और चौथा, बिल्डिंग ट्रस्ट, बड़ी बड़ी रैलियों से संसाधन हटाकर जमीन पर लगातार बने रहने में लगाना होगा, जिससे विश्वास बनता है। और ये मॉडल तभी काम करेगा जब इसमें गोपनीयता और सहमति के लिए एक गहरा सम्मान हो। यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि किसी भी वोटर के साथ कोई भी संपर्क पूरी तरह पारदर्शी हो और उनके व्यक्तिगत सम्मान का आदर करे। डेटा का इस्तेमाल लोगों की सेवा के लिए होना चाहिए, न कि सिर्फ उन्हें टारगेट करने के लिए। और अंत में इसराना से सबसे बड़ा सबक यही है, वोटर ही सुप्रीम है, उसका धैर्य सीमित है और वो हर बार जवाबदेही और नतीजों की मांग करेगा। शासन ही असली मंजिल है। चुनाव तो बस वो डेटा है जो आपको बताता है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।